हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रुधिर क्या है। 10 में विज्ञान में जो बोर्ड में रुधिर पूछा जाता है कि रुधिर क्या है। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि रुधिर है क्या। तो आपको बता दें कि रुधिर पूरे बॉडी में एकमात्र तरल संयोजी ऊतक होता है जो पूरे अंगों को एक साथ जोड़े रहता है। एकमात्र तरल संयोजी ऊतक जो है वो है ब्लड। तो रुधिर क्या है, तो लिखेंगे कि रुधिर मतलब ब्लड। रुधिर एकमात्र तरल संयोजी ऊतक होता है। यह है रुधिर एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। इसके तरल माध्यम में प्लाज्मा और इसमें पाए जाने वाली कोशिका के रूप में रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर कणिकाएं होती है। देखिए, रुधिर एकमात्र तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके तरल माध्यम में प्लाज्मा और इसमें पाए जाने वाली कोशिका के रूप में रुधिर कणिकाएं होती है। अब प्लाज्मा क्या है, दो माध्यम दिख रहा है ना, इसमें दो चीज दिख रहा है। एक तो इसमें तरल माध्यम में प्लाज्मा दिख रहा है और इसमें घुलित जो कोशिका है तो कोशिका के रूप में रुधिर कणिकाएं मिल जा रही है। तो अब देखेंगे कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा 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 हल्के पीले रंग का तरल होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल होता है। आप देखते होंगे कोई कट जाता है तो कट जाने पर वहां पे कुछ देर बाद तरल एक पीला रंग स्रावित होता है और वो जम जाता है। तो वही पीला भाग जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा यह लिखेंगे कि यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसका 90% भाग किसका होता है, जल का होता है। इसका 90% भाग जल होता है। 90% भाग जल होता है। शेष 10% भाग में कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक होते हैं। प्लाज्मा क्या है, यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसका 90% भाग जल होता है और शेष 10% भाग में कार्बनिक और कार्बनिक घुले यौगिक होते हैं। प्लाज्मा में पचे पोषक पदार्थ अमीनो अम्ल, इसके अलावा रुधिर प्रोटीन हार्मोन
एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि इसका कार्य क्या है। प्लाज्मा में क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से कि यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसका 90% भाग जल होता है। शेष 10% भाग में कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक होते हैं। प्लाज्मा में पचे पोषक पदार्थ में अमीनो अम्ल भी होता है, रुधिर प्रोटीन होता है, हार्मोन होता है, एंटीबॉडीज होते हैं। अब इसके कार्य क्या है, तो प्लाज्मा के कार्य प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो सबसे पहला कार्य है कि ये जो है प्लाज्मा, मतलब ये उत्तक कोशिकाओं को भोजन व ऑक्सीजन प्रदान करता है। दूसरा क्या है कि यह शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। तीसरा क्या है, यह उत्तक से उत्सर्जी पदार्थ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। उत्सर्जी पदार्थ को हटाता है। ये उत्तक कोशिका को भोजन व ऑक्सीजन प्रदान करता है। दूसरा कार्य कि यह शरीर का ताप नियंत्रण करता है। तीसरा कार्य कि यह उत्तक से उत्सर्जी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। चौथा कार्य है प्लाज्मा में घुले प्रोटीन प्रोथ्राम्बिन व हाइब्रिनोजन रक्त को थक्के बनने में सहायक होते हैं यह होता है। पांचवा काम है, यह शरीर में जल का नियंत्रण करता है। इसके अलावा प्लाज्मा में एक और प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला हिपेरिन प्रोटीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। हिपेरिन प्रोटीन रुधिर नलिका में रुधिर को, मतलब ब्लड को जमने से रोकता है। प्लाज्मा में घुले प्रोटीन प्रोथ्राम्बिन व फाइब्रिनोजन रक्त को थक्का बनने में या थक्के बनने में सहायता करता है, जमने में सहायता करता है। यह शरीर में जल का नियंत्रण करता है।
और छठवां है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाला हिपेरिन प्रोटीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है, जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में रक्त जो बह रहा है उसमें ये दो प्रोटीन है, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, जो रक्त को जमाते हैं। तो अंदर ही क्यों नहीं जम जाता है? तो अंदर पाया जाता है हिपेरिन, अंदर पाया जाता है हिपेरिन। और हिपेरिन प्रोटीन जो है नलिका के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है, जमने नहीं देता है। अब ये रुधिर के जो पहला पार्ट था प्लाज्मा, वो संपन्न हुआ। अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि दूसरा क्या है। इसमें दूसरा पार्ट आता है कि रुधिर कणिकाएं। दूसरा पार्ट आता है रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स, ब्लड कॉर्पल्स, रुधिर कणिकाएं। तो आप जानते हैं कि जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो पहला होता है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आप शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं? आरबीसी। और इसको फुल नेम लिखा जाता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्स। दूसरा होता है WBC, मतलब कि श्वेत रक्त कणिकाएं। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, जिसको लिखते हैं वाइट ब्लड कॉर्पल्स। तीसरा होता है प्लेटलेट्स, या इसको लिखते हैं कि रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, इसको लिखते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेट्स। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो आप इसके एक और नाम है, लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है और इसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स और इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। इसको शॉर्ट रूप में एक नाम से एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और इसको एक नाम से थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि कितना आसानी से आप सभी को याद कर जाएंगे, भूलने का नाम ही नहीं लेगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से आपको याद हो जाएगा, थोड़े से जगह में, थोड़े से समय में, कम भाषा में, थोड़े से शब्दों में आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, रुधिर का जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 10 के बोर्ड में रुधिर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसको आसानी से आप लॉन्ग क्वेश्चन में आराम से याद कर लेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहां पे आप ट्रिक बता रहा हूं मैं, रुधिर कणिकाएं, या इसको रुधिराणु भी कह सकते हैं आप। तो रुधिराणु जो है 3 प्रकार की होती है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपने देखा यहाँ पे अभी कि पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स तीन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या है, यहां से देखें, यह जो है केंद्रक विहीन होता है। स्तनियों में केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता है, तो लिखेंगे कि यह केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक विहीन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक विहीन होता है। केवल ऊंट के आरबीसी में ही केंद्रक पाए जाते हैं, अन्य में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक विहीन होते हैं। इसमें जो है ऑक्सीजन को ले जाने वाला रंजक पाया जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन O2 को ले जाने वाला या संवहन करने वाला, ले जाने वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से जुड़कर, यहां पे लिखेंगे कि ये ऑक्सीजन O2 से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पे पहुंचा देता है, फिर से वहां पे टूट जाता है और टूटकर ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। अब ये 42% हीमोग्लोबिन जो है 42% ऑक्सीजन का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन 42% ऑक्सीजन का संवहन करता है। इसके अलावा ये आप लिख सकते हैं कि यह 42% ऑक्सीजन का संवहन करता है। कितना करता है, यह 42% ऑक्सीजन का संवहन करता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। पुरुष में प्रति घन मिली आयतन में ये 55 लाख व स्त्री में 50 लाख पाया जाता है। अब देखिए इसको, आरबीसी में क्या, यह केंद्रक विहीन होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल स्तनियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल एक ऊंट को छोड़ के। ऊंट में केंद्रक पाया जाता है जबकि अन्य में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन को ले जाने वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऊतक में पहुंचता है तो जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पे ऑक्सीजन को दे देता है, टूटकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में फिर से टूट जाता है और दे के फिर चला जाता है फेफड़े के साथ, फेफड़े के पास ऑक्सीजन लाने के लिए हीमोग्लोबिन। और यह 42% ऑक्सीजन का संवहन करता है, मतलब ये हीमोग्लोबिन जो है 42% ऑक्सीजन को लेके जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, यानी ये एक बार बनेगा तो 120 दिन तक रहेगा, उसके बाद फिर से नष्ट हो जाएगा। पुरुष में प्रति घन मिली आयतन में 55 लाख व स्त्री में 50 लाख पाया जाता है। तो ये हो गया आरबीसी का। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है।
डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। डब्ल्यूबीसी आप जानते हैं, बहुत समय से आप 8 में 7 में 6 में पढ़े होंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। जो हमारे शरीर में बाहर से जीवाणु विषाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, और इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये मतलब डब्ल्यूबीसी शरीर में बाहर से आए जीवाणु विषाणु को भक्षण करके नष्ट करता है। बाहर से आए जीवाणु विषाणु को भक्षण करके नष्ट करता है। इसके अलावा इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन का होता है। पुरुष में प्रति घन मिली आयतन में 6000 से 10,000 तक पाया जाता है। ये स्त्री पुरुष दोनों में यही रेशियो होता है, 6000 से 10,000 तक पाया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों में यही रेशियो होता है, पाया जाता है। ये शरीर में बाहर से कहां से आता है? मान लो हमारा हाथ कट गया कहीं, उस पर आके कहीं से चिपक गया। वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। हम भोजन करते हैं उसमें आ गए, कहीं मार्केट में कुछ खाते हैं उसमें आ गए। तो बाहर से आए जीवाणुओं को विषाणुओं को मारने का काम करता है। इसके अलावा इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। स्त्री व पुरुष में लगभग प्रति घन मिली आयतन में 6000 से 10,000 तक ये पाया जाता है। अब तीसरा देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट जो है ये रक्त स्कंदन में भाग लेता है। ये रक्त स्कंदन में भाग लेता है, मतलब ब्लड को जमाने में भाग लेता है। प्रति घन मिली आयतन में इसका जो मात्रा होता है वो 2 लाख से 5 लाख होता है। 5 लाख तक होता है। ये रक्त स्कंदन में भाग लेता है। प्रति घन ml में 2 लाख से 5 लाख तक पाया जाता है।